जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल ड्रीम जॉब एजुकेशन में। और आज की जो क्लास होने वाली है भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित ये क्लास होगी। जो मैंने तकरीबन 2023 तक की जितनी भी अपडेट्स यानी करंट की न्यूज और उसके साथ साथ जो संविधान और से जुड़ा हुआ जितना भी पोर्शन है वो सब हम इस क्लास में कवर करके चलेंगे। आपके लिए बहुत मोस्ट अवेटेड सेशन है ये, तो क्लास के साथ बने रहिए। भारत के निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। इसीलिए 25 जनवरी को हम वोटर डे के रूप में मनाते हैं, यानी मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। निर्वाचन आयोग की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 15 में दिया गया, और आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के अंदर 22 भाग हैं, उसमें से जो 15वां भाग है वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेदों की बात करें तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, जिसमें से 324 से लेकर 329 तक का जो अनुच्छेद है उसमें निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। भारत के अंदर जो निर्वाचन पद्धति है वो ब्रिटेन से ली गई है। निकाय की बात जब हम करते हैं तो एक संवैधानिक निकाय है। दो तरह के निकाय होते हैं, गैर संवैधानिक निकाय और दूसरा संवैधानिक निकाय। तो गैर संवैधानिक निकाय के रूप में आपका नीति आयोग को जाना जाता है, क्योंकि उसके बारे में किसी भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद में नहीं बताया गया। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जो किया जाता है या उसके बारे में जो बताया गया है 243 के में बताया गया है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की बात करते हैं तो 3 सदस्य निकाय होता है वर्तमान में, जिसमें एक मुख्य होता है और उसके साथ साथ 2 अन्य होते हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो यहाँ पर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो राजीव कुमार जी हैं, और अन्यों में एक हैं अनूप चंद्र पांडे जी और दूसरे अरुण गोयल जी। नियुक्ति की बात करें तो इन सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल की बात करें तो यहाँ पर इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक इनका ये कार्यकाल होता है। पद मुक्त की बात करें तो संसद के द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है। नॉर्मली राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति जरूर करता है, लेकिन इनको अपने पद से नहीं हटा सकता। बात करें ये 3 शेड्यूल जिस तरह हमने यहाँ पे पढ़ा है, एक मुख्य और 2 अन्य न्यायाधीश होता है, ये किस किस तरह हमारे संविधान के अंदर इसको कब कब घटाया गया और बढ़ाया गया। तो 15 अक्टूबर 1989 को ये सिंगल निकाय के रूप में जाना जाता है, यानी एक सदस्य जिसमें केवल एक मुख्य सदस्य हुआ करता था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ करता था। लेकिन 1 जनवरी 1990 को इसको 3 सदस्य निकाय के रूप में बनाया गया। उसके बाद इसमें फिर परिवर्तन किया गया और इसको 30 सितंबर 1993 ईस्वी को उसके बाद इसमें फिर परिवर्तन किया गया और 30 सितंबर 1993 ईस्वी को इसको सिंगल निकाय के रूप में बनाया गया। और फिर दोबारा से इसमें परिवर्तन होता है 1 अक्टूबर 1993 ईस्वी को, जिसमें अब तक ये 3 सदस्य निकाय के रूप में ही जाना जाता है। तो इस तरह का ये शेड्यूल है जो आपके एग्जाम में नॉर्मली पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछ लिया जाएगा, इसकी नियुक्ति कार्यकाल पूछ लिया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर पूछा जाएगा कि इसको सिंगल निकाय के रूप में कब तक जाना जाता था, और कब इसको जैसे वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग कब इसको 3 सदस्य निकाय के रूप में कर दिया गया। आगे बात करते हैं तो आपने एक न्यूज पढ़ी होगी जिसमें आपने देखा होगा कि 3 पार्टी जो थी भारत की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अपना उनका खत्म कर दिया गया था चुनाव आयोग के द्वारा। आप पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया था। तो ये देखिए, चुनाव चिन्ह आवंटन एवं विनिमय अधिनियम 1968 के तहत किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है, जिसमें एक पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में 6% मत हासिल करना आवश्यक होता है। ये कंडीशन होती है, 3 कंडीशन है यहाँ पर। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे प्राप्त होगा, तो यहाँ पर 4 राज्यों में कम से कम 6% मत प्राप्त किए हों, या वो लोकसभा चुनाव में हो या उसके जो राज्य चुनाव होते हैं यानी विधानसभा जो चुनाव होते हैं उसके अंदर हो। उसके साथ साथ लोकसभा या विधानसभा चुनाव के अंदर 4 राज्यों में ही 4 सीटें हासिल की हों। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन आपने केवल इतना समझना है कि 4 राज्यों में 4 सीटें या तो विधानसभा की हो या ये कहें कि लोकसभा की 4 सीटें इसके अंदर हो। उसके बाद पूरे भारत के अंदर जो लोकसभा चुनाव होते हैं तो उसमें 2% सीटें हासिल की हो, जो तकरीबन 11 सीटें हो। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए उसे कम से कम 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त हो, यानी राज्य पार्टी के रूप में जानी जाती हो 4 राज्यों के अंदर। बात करें वर्तमान में कौन कौन सी राष्ट्रीय पार्टियां, राष्ट्रीय मतलब पूरे देश के अंदर जानी जाती हैं। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा यहाँ पर देखिए बीजेपी है, उसके साथ साथ कांग्रेस है, बसपा है और सीपीआई है, एनपीपी है, और अभी हाल ही में देखिए जो आप पार्टी है उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। इसीलिए करंट में न्यूज थी और आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की भी पूरी संभावना है। यहाँ पर आपको सन याद रखना है। देखिए, एक तो बीएसपी का सन आपको याद रखना पड़ेगा,
उसके साथ साथ आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हाल ही में इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। कांग्रेस का नॉर्मली बच्चे इतिहास में पढ़ते ही हैं, 1885 ईस्वी में इसको कांग्रेस को बनाया गया था, 1980 ईस्वी में बीजेपी को बनाया गया था। तो ये सभी आपने याद रखना। हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किन किन का खत्म किया गया है, तो टीएमसी का दर्जा खत्म किया गया है, तृणमूल कांग्रेस जो है उसका दर्जा खत्म किया गया है, एनसीपी का दर्जा खत्म किया गया है और सीपीआई का दर्जा खत्म किया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी है, देखिए यहाँ पर दो आपको मिलेंगी, एक कम्युनिस्ट मिलेगी और एक मार्क्सवादी मिलेगी, तो दोनों में अंतर है। कम्युनिस्ट पार्टी जो है सीपीआई, ये 1925 ईस्वी में बनाई गई थी, तो ये चीजें आपने ध्यान रखना। उसके बाद ईवीएम की बात करें तो ईवीएम का प्रथम बार जो उपयोग किया गया था 1998 ईस्वी में किया गया था। मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इसका प्रयोग किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से वो राज्य जिसने पूर्ण रूप से ईवीएम से, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, उससे चुनाव कराए थे, वो भी विधानसभा चुनाव, ये गोवा था। जो नोटा का बटन है, इसमें नोट अलाउड का जो बटन होता है, इसको 2013 से इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। यदि आप किसी भी मेंबर को पसंद नहीं करते तो नोटा का बटन दबा सकते हैं। राज्यसभा चुनाव में नोटा के बटन का प्रयोग नहीं किया जाता, ये आपने याद रखनी है। जो संसदीय चुनाव होते हैं, राज्यसभा के चुनाव, उसके अंदर या राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, उसके अंदर नोटा बटन का उपयोग नहीं किया जाता। ये जो ईवीएम की मशीन होती है, आप देख रहे हो यहाँ पे एक ईवीएम की मशीन होती है, तो इसके अंदर अधिक से अधिक 64 मेंबरों के नाम ही दर्ज किए जा सकते हैं। यदि 64 मेंबरों से ज्यादा उम्मीदवार हो जाते हैं तो फिर वहां पे बैलेट वाला जो चुनाव होगा वो वहां पे कंडक्ट कराए जाते हैं। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो माई वोट माई वैलेंटाइन, ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था मेघालय के अंदर हाल फिलहाल में, क्योंकि मेघालय के अंदर अभी चुनाव हुए थे। मिशन 929 ये त्रिपुरा के अंदर आया था, यहाँ पर भी चुनाव कंडक्ट हुए थे। वोटर डे 25 जनवरी को मैंने शुरू में ही आपको बताया था मनाया जाता है। पंकज त्रिपाठी जी जो है चुनाव आइकॉन है, यानी कि पूरे भारत के अंदर जो चुनाव होते हैं उसके लिए अवेयरनेस फैलाते हैं कि अधिक से अधिक चुनाव हो। तो पंकज त्रिपाठी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी जाने जाते हैं चुनाव आयुक्त। सुकुमार सेन जी प्रथम चुनाव आयुक्त थे, लेकिन कार्यवाहिक जो प्रथम महिला चुनाव आयुक्त बनी थी वो रामा देवी, और ये परमानेंट भी चुनाव आयुक्त हैं, ये भी आपने याद रखना है। महिला चुनाव आयुक्त पूछेगा तो रामा देवी सबसे पहली जो महिला चुनाव आयुक्त थी रामा देवी थी, और जो सबसे पहले पुरुष चुनाव आयुक्त रहे हैं वो सुकुमार सेन जी रहे। प्रथम परिसीमन आयोग का गठन किया गया था 1952 ईस्वी में, और परिसीमन जो आयोग होता है ये देखिए सीटों का बंटवारा करता है जनसंख्या के आधार पर। जैसा हाल ही में जो कौन सा राज्य था जिसके अंदर परिसीमन आयोग का गठन किया गया था, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर हाल ही में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। 61वां संविधान संशोधन जो 1989 को होता है, इसमें उससे पहले जो वोटिंग की आयु हुआ करती थी वो 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन इस संविधान संशोधन के बाद 18 वर्ष कर दी गई और अभी भी 18 वर्ष ही है। 1974 ईस्वी में तारकुंडे समिति जो है उसने ऐसा कहा था कि जो मतदान की आयु है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर देनी चाहिए। दिनेश गोस्वामी जो समिति है ये चुनाव सुधार के लिए जानी जाती है, जिसमें काफी सारे सुधार किए गए, जैसे वोटर आईडी इंक्लूड की गई, उम्र इंक्लूड की गई और बहुत सारी चीजें हैं, ईवीएम मशीन इंक्लूड की गई। तो ये समिति जो है चुनाव सुधारों के लिए जानी जाती है। 6 भाग मतदान प्राप्त न करने वाला सदस्य की जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। इंद्रजीत समिति का संबंध जो चुनाव खर्च से संबंधित है कि एक पार्टी कितना अधिक से अधिक खर्च कर सकती है। गरुड़ और सी विजिल ऐप जो है ये शिकायत दर्ज करने के लिए, यदि चुनाव जहां पर कंडक्ट हो रहे हैं वहां पर पोलिंग बूथ पर कोई गड़बड़ होती है तो उसके लिए सी विजिल ऐप लाई गई थी। मतदाता पहचान पत्र 1981 ईस्वी में लागू किया गया था, और ये उस समय जो चुनाव आयुक्त थे ये थे श्यामलाल शंखधर थे। तो इनके द्वारा कहा गया था कि पहचान पत्र होना चाहिए वोटिंग करने की। अन्य तथ्यों की बात करें तो अन्य तथ्यों में आचार संहिता अधिनियम पूछ लिया जाता है आपसे, 1960 ईस्वी में इसको लाया गया था। 5वीं लोकसभा 1971 में सर्वप्रथम आचार संहिता लागू की गई थी। 2014 में सैम्पेन जनजाति ने पहली बार चुनाव किया था। सैम्पेन जनजाति जो है ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाती है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम जो आया था ये 1951 ईस्वी में आया था, और इसके तहत क्या होता है, जैसे हाल ही में आपने सुना होगा राहुल गांधी के ऊपर देखिए जो उन्हें एक सजा दी गई है 2 साल की, और उसके तहत उनकी सदस्यता भंग कर दी गई है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत ही किया गया है।
चुनाव आयोग को सूचना के अधिकार अधिनियम से बाहर रखा गया है और ऐसा 2013 में कहा गया था। आयकर की बात करें तो आयकर एक्ट 1961 के सेक्शन 13A के तहत राजनीतिक दलों को आयकर में छूट है, यानी उनके पास जो फंड इकट्ठा होता है उसके उन्होंने इनकम टैक्स नहीं देना होता। अनिवार्य मतदान की बात करें तो 33 देश ऐसे हैं जहां पर सजा हो सकती है यदि मतदान नहीं करेंगे या जुर्माना लगाया जाता है। के अंदर महिला मतदान की बात करें तो सबसे पहला जो देश था वो था न्यूजीलैंड, जिसके अंदर 1893 ईस्वी में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला था। और भारत में यदि हम बात करते हैं तो 1919 का जो अधिनियम था उसके तहत महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला था। अप्रवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार दिया गया था 2010 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी, कंटेंट आपकी समझ में आया होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।